नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद परिसर में विपक्ष का घिनौना प्रदर्शन, दान पेटी रखकर बैठ गए पप्पू यादव। राहुल गांधी ने चढ़ाया चंदा। विरोध प्रदर्शन को लेकर संत समाज काफी नाराज, प्रदर्शन पर कार्रवाई की मांग। लोकसभा में अगले हफ्ते पेश हो सकता है एफसीआरए संशोधन विधेयक। विपक्ष को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में सरकार। आगे के सत्र को लेकर शाह बना रहे रणनीति, बैठकों का दौर जारी। दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख, सीजेपी की चेतावनी बेअसर। उपद्रवियों पर दर्ज 21 एफआईआर नहीं होगी रद्द। आंदोलन के नाम पर बवाल करने वालों पर एक्शन जारी। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी पर आतंकी हमले की प्लानिंग पर बड़ा खुलासा। बंगाल एसटीएफ ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को दबोचा। अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद। कोर्ट ने माना अपराध था बेहद क्रूर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद सत्र की। संसद का मानसून सत्र जारी है। इस बीच विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पेपर लीक को लेकर लाया गया बिल दोनों सदनों में पास हो गया है। वहीं अब विपक्ष ने राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले को लेकर भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया है। संसद के बाहर पप्पू यादव ने साधु के वेश में प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे थे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दान पेटी में चंदा डाला। साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे थे जिसमें अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखा हुआ था। प्रदर्शन को लेकर साधु संत काफी ज्यादा नाराज है। स्पीकर ने भी कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। तो वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। वेणुगोपाल का आरोप है कि मंत्री ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी नहीं होने की गलत बात कहकर लोकसभा को गुमराह किया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांग की है कि इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए। लगातार विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अमित शाह को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है तो वहीं राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है। ये विरोध है, ये तो सरासर अपमान है, सरासर अपमान है। कोई भी व्यक्ति, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं चंदा चोरी में या चढ़ावा चोरी में, उसमें कोई साधु है क्या? आप साधु का वेश पहन लिए, भगवा धारण आपने कर लिया और वहां ड्रामा चल रहा है कि हमने साधु चोर होता है ये बताने की कोशिश की गई। पप्पू यादव एक जाने माने माफिया डॉन, बिहार में इनकी दहशत थी। उगाही से लेकर के कौन सा आरोप इनके ऊपर नहीं लगा। वो प्रभु श्री राम की तस्वीर लेकर के वो अयोध्या के एमपी अवधेश जी के पैरों पे लगा रहे हैं। ये तमाशा चल रहा है। क्या किसी दूसरे धर्मावलंबी का उस तरह का ड्रेस पहन करके आप इस तरह का तमाशा कर सकते हो? हिम्मत है? नहीं है। हिंदू सहिष्णु होता है, हिंदू माफ कर देता है, हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल बोल करके हिंदुओं को और प्रताड़ित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। स्पीकर महोदय को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने वार्निंग दे दी है कि इस तरह का तमाशा जो है वो संसद के प्रांगण में नहीं, ये काम करना है। आप जाओ, बहुत सारे स्टेज है, मंडी हाउस चले जाओ, वहां पे थिएटर अपना खोल लो, वहां पे ये सब तमाशा करना। संसद को इन लोगों ने मजाक बना दिया है। बिल्कुल। तो संसद परिसर में विपक्ष का विरोध जारी है तो वहीं सरकार आगे के सत्र को लेकर रणनीति बना रही है। आगे के सत्र में सरकार अपने एजेंडे को लेकर बैठकें कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार अगले हफ्ते लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक ला सकती है। इस बिल में सरकार विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ एसेट पर नए नियम लागू करने का प्रावधान ला सकती है। बिल में प्रावधान है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन दोबारा रजिस्टर नहीं होते हैं तो उनके विदेशी फंडिंग वाले एसेट अथॉरिटी
सिटी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही है। सर, एफसीआरए बिल जिसका शुरू से ही विरोध किया जा रहा है, क्या सोमवार को पेश किया जाएगा? देखिए, सोमवार को पेश किया जा सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही है, लेकिन उससे बड़ी ये खबर ये आ रही है कि आज जिस तरह की मीटिंग हुई और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री चले गए, तो एक नई अटकलें लग रही है कि कहीं कैबिनेट में बदलाव तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मीटिंग साधारण मीटिंग नहीं है। लगातार पिछले 3 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के अंदर और अपने रेजिडेंस पे लगातार मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। हमें बताया गया कि कल जो मीटिंग हुई उसमें वेस्ट एशिया के इश्यूज के ऊपर बातचीत हुई। आज बताया गया कि भाई एफसीआरए कानून को लाया जाएगा, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। लेकिन सिर्फ यही बिल की वजह से इतनी चर्चा हो, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। वैसे भी 5 अगस्त नजदीक आ रहा है। 5 अगस्त के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी अचानक से बड़े बड़े फैसले वो सुना देते हैं। बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीट पेपर लीक के विरोध और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के मामलों में दिल्ली पुलिस ने अपना रुख साफ कर दिया है। पुलिस मुख्यालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रव मचाने वाले अराजक तत्वों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली जिले के 5 थानों और स्पेशल सेल की एफआईआर यूनिट में दर्ज सभी 21 एफआईआर अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ है। इनमें किसी भी छात्र को नामजद नहीं किया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और अन्य के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। और वाकई में जिसने माहौल को खराब किया, जिसने उपद्रव मचाया, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? मर्डरर्स को, रेपिस्ट को, मोलेस्टर्स को, स्नैचर्स को? क्योंकि वो तो पूरा डिटेल आ गया ना कि कितने कितने लोगों को चेहरा रीड करके उनका कुंडली निकाला दिल्ली पुलिस ने। ये लोग क्या कर रहे थे? और जब इनकी पकड़ धकड़ हो रही है तो आप कह रहे हो कि भाई एफआईआर विड्रॉ करो, नहीं तो हम फिर से आ जाएंगे, फिर से आ जाइए। दिल्ली पुलिस ने आज बहुत सही काम किया। क्यों? आज उन पुलिस वालों के परिवार की महिलाएं, बेटियां, वाइफ्स वो आई थी प्रेस के सामने। उन्होंने बताया कि किस तरह से खून से लथपथ होकर उनके घर में उनके लोग पहुंचे थे, इन गुंडे, इन बदमाशों के द्वारा पिट के, लिंच होकर के। तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो छात्र हैं, लेट्स मेक इट अ रूल, लेट्स मेक इट अ रूल कि भाई जिसके जिसके खिलाफ कार्रवाई सबको करो, नामजद सबको कीजिए। उसमें जो कोई भी आ रहा है वो बता रहा है कि हम फला फला स्टूडेंट हैं, आई कार्ड दिखा दे, आप केस विड्रॉ कर लो उसके ऊपर से। लेकिन उसके साथ बगल में कोई गुंडा है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता, सॉरी। और ये दिल्ली पुलिस का ये जो फैसला है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उपद्रवियों को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जी, अब बात बंगाल सीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर आतंकी हमले की प्लानिंग का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान से संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मेंबर हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को शक है कि जैश के संदिग्ध आतंकवादी का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमला करने का प्लान था। आतंकी के पास से रिकवरी किए गए मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये बात सामने आई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किया गया जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी हामिद मंडल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। आतंकी को कल ही देर रात वर्धमान के रेनेसा टाउनशिप इलाके में स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। सर, क्या वाकई में बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे? बिल्कुल टारगेट पे है। टारगेट पे योगी आदित्यनाथ है, टारगेट पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। आप देखिए कि क्या हुआ है। यह रिपोर्ट आई कि ये वहां से 3 महीने पहले आया यहां पे और एक फ्लैट किराए पे लेकर के अंदर छिपा हुआ था, एक्विंटेंस, ताकि ये किसी को शक ना हो कि भाई वो आतंकवादी परिवार के साथ था।
जब इंटेलिजेंस सोर्सेस के मुताबिक जब पुलिस ने कार्रवाई की कि फला फला जगह पे फला फला ये है, तो जब छापेमारी की गई तो मुख्यमंत्री के रूट्स पिछले 1 महीने में वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस रूट से निकल रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, ये सारे दस्तावेज वहाँ से मिले हैं। और उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स के मोबाइल से ये साबित होता है कि सज्जाद भट्ट जो मास्टरमाइंड है पुलवामा का, जो पुलवामा में अटैक हुआ, उसके संपर्क वाला व्यक्ति है। तो आप ये देखिए कि कहाँ से कहाँ कनेक्शन जुड़ रहा है। अब इस तरह की साजिश रची जा रही है, तो एजेंसीज को थोड़ा और भी ज़्यादा चौकस रहने की आवश्यकता है। अब बात आज की आखिरी खबर की। 2020 दिल्ली दंगा केस में आईबी अफसर अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला सामने आ गया है। पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डोमा कोर्ट ने यह सजा सुनाई। उम्र कैद की सजा पर ताहिर हुसैन ने कहा है कि मुझे हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। सर, दिल्ली की कड़कड़डोमा कोर्ट ने तो उम्र कैद की सजा सुना दी, हाई कोर्ट से क्या न्याय मिलेगा? देखिए, हाईकोर्ट जाने का अधिकार है। हाईकोर्ट मुझे लगता है दिल्ली पुलिस भी जानी चाहिए और ये मांग करनी चाहिए कि ये जो पनिशमेंट उम्र कैद दिया गया है उसको फांसी की सजा मिले। क्योंकि जो जज साहब ने जो अपने जजमेंट में लिखा है उसमें उन्होंने माना है कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से किया गया, अनप्रेसिडेंटेड है, समाज के लिए शॉकिंग है, ये जानवरों की तरह बर्ताव किया गया। उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा, इट टिल्ट्स टुवर्ड्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर कोर्ट मान लेती है तो फांसी मिल जाती है। उन्होंने जिस तरह का जजमेंट दिया है, हालांकि जज साहब को भी मालूम है कि वो मामला हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोअर कोर्ट में आप किस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। इस आदमी को न्याय ज़रूर मिलेगा, लेकिन न्याय में रिहाई नहीं, न्याय में इसको फांसी मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।